एक केस हुआ था हमारा आमिर खान के साथ धूम 3 के टाइम पे। अब आमिर खान की स्किन है सेंसिटिव, उनका रिमूवल के टाइम पे अब उनको अल्कोहल लगाना नहीं है फेस पे। ही वॉज वेरी फ्यूरियस, बहुत गुस्से में आ गए थे वो। बोला था उन्होंने, गाली वाली निकल गई थी। लड़कियां आती है, वो बोलती है मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट पे टैटू चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड का नाम। अच्छा। तो मैंने बोला क्यों? तो बोलते नहीं बिकॉज मैं उससे शादी कर रही हूँ और मेरा हस्बैंड बनने वाला है। तो जब मेरी फर्स्ट नाइट होगी तो वो दिखाऊंगी और वो देखेगा। तो धोनी सर के लिए आपने कहाँ बनाया था टैटू? उनका बाइसेप में बनाया था। धोनी के साथ ऐसा लगा कि मेरे को, मैं लग रहा था कि मैं, भाई वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, इतना बड़े सुपरस्टार के साथ वो बताऊँ क्या बोलते हैं कि तू वहाँ क्यों खड़ा, तू यहाँ ना यार फोटो खींचने के लिए ऐसे। अच्छा। हाँ तो भाई स्वागत है नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टैटू आर्टिस्ट। अगर आप लोग टैटू के दीवाने हों तो भाई आपने सही पॉडकास्ट खोला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास मलानी सर। स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, बीट क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम बॉलीवुड, सर ने उनके साथ काम किया है। और MS धोनी से लेके जॉन अब्राहम तक आपने सभी की बॉडी पे टैटूज बनाए हैं, बीट टेम्पररी और परमानेंट। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और बताइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसी चल रही है लाइफ? इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, कैसा लगता है आपको, क्या सीन क्या चल रहा है? आफ्टर सो मेनी ईयर्स मेरे को ऐसा लगता है कि यार लाइफ में अभी भी कुछ नहीं अचीव किया है। बोलते हैं ना कभी कभार कि द डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है। सही बात है। तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि यार आज मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, जब मैं स्टूडियो पे जाता हूँ, आज कुछ नया एक्साइटिंग होने वाला है, आज कुछ नया थ्रिल मिलने वाला है। बिकॉज आपको नहीं मालूम है कि आने वाले मोमेंट में एक कस्टमर को एक नई स्टोरी लेके आने वाला है आपके पास। तो वो जो थ्रिल मिलता है ना, दैट गिव्स मी, मतलब वो मुझे एक एड्रेनलिन रश देता है। ये जो स्टोरी की आप बात कर रहे हो, कस्टमर आपके पास आया, व्हाट इज दिस स्टोरी दैट यू टॉकिंग अबाउट? मतलब क्या टैटू करते हुए बात भी करते हैं? और हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे अब विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, अभी इतने सारा एक्सपीरियंस हो गया इतने साल का, तो अभी क्या है, ईजी फूड, मतलब होता है ना, ईजी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती मेरे से। अच्छा। कोई चैलेंजिंग, कोई टफ, कुछ एकदम तोड़फोड़ मिले ना तो मज़ा आता है काम करने में। तो कोई आगे बोलेगा नाम लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं, लिख दो यार। बट यार कभी किसी के इंटेंजिबल थॉट्स आप जब टेंजिबल रियलिटी में बनाते हो ना, मतलब ऐसी सोच जो कभी उसने आपको आके बोला है कि भाई मैं ना रात को सोया था और मेरे सपने में शिव जी आए थे। अब उसके दिमाग में घुस के आपको उसके दिमाग से समझना है कि उसका शिव जी का लुक कैसे दिखने वाला है। हाँ। अभी उसके शिव जी शायद दाढ़ी भी रखते हो या उसके शिव जी तिलक भी लगाते हो। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? USB पोर्ट तो है नहीं कि डाला और सीधा डाउनलोड कर ली फाइल आपने। आपको वो थ्रिल होता है ना, एक तरह से एक ऐसा लगता है कि आपके हाथ में एक केस आया है, एज अ CID या CBI आपको वो केस को सॉल्व करना है बस। और उसके अंदर इतने क्लू मिलते हैं आपको, और वो क्लू के लिए ना खाली ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। वैसे आप इतने बड़े लोग कर चुके हो, जैसे धोनी सर हो गए, जॉन अब्राहम सर हो गए, तो आपके माइंड में एक वो होता है कि जैसे कि एक होता है कि भाई मैंने इतने बड़े लोग कर लिया, एक हाइप होती है क्रिएट अपने ही माइंड में कि मैंने इतने बड़े लोगों के साथ काम कर लिया। तो आपके लिए अभी नॉर्मल है कि आप या ज्यादा सोचते हो कि अभी भी सोचते हो? आप ये बोल रहे हो कि रेस के पहले माइकल बोल्ट को आप बोल रहे हो अरे यार तू नर्वस है क्या? हाँ। वो बोलेगा ये तो मेरे लिए रोज का सीन है। जब आपके स्टूडियो पे रोज कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता है ना, आप एक लेवल के बाद वो सैचुरेट हो जाते हो। इतने साल इंडस्ट्री में होने के बाद अब मुझे वो जो सेलिब्रिटी का जो किक होता था ना, स्टार्टिंग में जब मैंने शाहरुख खान को देखा ऐसे धूम डॉन 2 में, तो सच्ची बोलूँ मेरे को ऐसा लगा शाहरुख खान है, बट 10 सेकंड बाद एकदम नॉर्मल हो गया था मैं, क्योंकि अब उसको रोज देखने की आदत हो गई थी। और उनकी, मैंने सुना उनकी वाइब भी काफी फ्रेंडली है शाहरुख सर की, वो एकदम आपको वो डाउन टू अर्थ है सब। बिकॉज आई थिंक क्या होता है, जब आप एक अपने लाइफ में एक मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, अब जब नीचे देखोगे ना आपको सब शांत और एकदम स्लो दिखेगा। तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि जब आप एक लाइफ में आप एक सक्सेस लेवल पे पहुंच जाते हो, आपको चाहे वो शाहरुख खान हो या कोई भी हो फॉर एग्जांपल, उन सबको मालूम है कि अगर जितना वो हम्बल रहेंगे ना, उतना उनको लोग अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी। तो मेरे को भी ऐसे लगा कि यार लाइफ में आप जब इतने सारे सेलिब्रिटी के साथ काम करते हो, फिर एक डेली रूटीन हो जाता है कि आपके स्टूडियो में जो भी आए ना, आपको लगता है वो सेलिब्रिटी है। मेरे लिए आप सेलिब्रिटी हो, फिर अगर कोई और मिला वो भी मेरे लिए सेलिब्रिटी है। फिर आप उसको एकदम, क्योंकि लोग आपको जाते समय क्या बोलते हैं मालूम है, अरे आप कितने हम्बल हो। और फिर मैं सोचता हूँ इसमें हम्बल वाली बात क्या आती है? आप सबको इक्वली ट्रीट करो ना।
अगर आप उसको सेलिब्रिटी समझ के ट्रीट करोगे तो आपके नेचर में बहुत सारे आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको अचानक पड़ेगा कि आपको दूसरा जो क्लाइंट है वो तुरंत बोल रहा है अरे आप कितने एरोगेंट हो। तो आप सबको से इक्वली ट्रीट करो। काइंडनेस बोलते हैं ना, काइंडनेस ऐसी चीज़ है जो मार्केट में खरीदने से नहीं मिलती है, सही बात। वो अपने अंदर से आती है। भाई ये तो चलो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है इतने सालों का, बट जब आप किसी फर्स्ट सेलिब्रिटी के आप बॉडी पे इंक कर रहे हो, कभी आप तब नर्वस हुए हो कि थोड़ा सा इधर से उधर हुआ या कुछ भी इसको पसंद नहीं आया? तो एक मार्केट में, क्योंकि आपने दिल्ली बॉम्बे हर जगह काम कर रहा है, अभी आप शुरुआत के दिनों की बात करो जब नाम बनाने की कोशिश चल रही थी, तब कभी आपने सोचा है कि यार रेफरेंस नहीं आएंगे या कुछ ऐसा? मेरे को पहले स्टार्टिंग में मतलब क्या करता हूँ मैं, जैसे कोई भी क्लाइंट हो, मैंने फर्स्ट डे से अपने लाइफ में यही रखा है कि जब तक मेरा किसी का कंफर्ट जोन नहीं बैठता है ना जी। मेरे लिए, मैं उसके साथ काम भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या होता है जब आप कंफर्ट जोन एक बना लेते हो किसी के साथ, जैसे आज मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला, बट आई एम श्योर कि हमने पहले 10-15 मिनट बात की, इसलिए नहीं क्योंकि अरे मेरे को क्या ज़रूरत है, जब मैं चार्ट होगा तब मैं बात करूँगा, या जब मैं टैटू, बट मैं टैटू बनाने के पहले आज इतने सालों से एक ही प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, वो है कि मैं पहले कस्टमर के साथ उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे देता हूँ। तो जब मैं किसी सेलिब्रिटी से भी मिलता हूँ ना, जब तक वो मुझे वो फैमिली वाली वाइब नहीं देगा ना, शायद मैं उसके साथ इतना खुल के ओपनली बात भी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट नीडल भी टच करूँगा ना, मुझे उसको सिंपैथी नहीं दिखानी है, उसको एम्पैथी दिखानी है कि भाई तेरा दर्द मेरा दर्द है, टेंशन मत ले, अपन साथ में करेंगे इसको पूरा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपने कोई भी चाहे क्लाइंट को टैटू बना रहा था या सेलिब्रिटी को क्लाइंट को टैटू बना रहा था, मैंने याद है मुझे, इफ़ यू डोंट माइंड आई लव टू मेक शेयर करना चाहता हूँ इंसिडेंट। हाँ। मेरा सबसे पहला अगर बोलूँ तो जो बहुत अभी फेमस भी है, रेमो डिसूजा। मेरे को रेमो ने फ़ोन किया, बात करी, बोला कि तू मेरे घर पे आ, मेरे को अभी मेरा बेटा हुआ है, मैं तेरे स्टूडियो पे आके टैटू नहीं बनवा सकता हूँ, तू मेरे घर पे आ। और मैं जब उसके घर पे गया ना, तो अब मैं डायरेक्ट जाके तो वर्क सेशन लगाऊंगा नहीं, मैंने बात की, उसकी वाइफ से मिला, उसके बड़े लड़के से मिला, छोटा बच्चा वो गोदी में खिला रहा था उसको, उसके घर पे डॉग था उसके साथ। मैंने आधा एक घंटा तो मेरे को लग रहा है मैंने घर में खाली बस टाइम पास ही कर रहा था मैं उनके साथ। जब मेरे को लगा ना कि अब मैं यहाँ का एक सदस्य बन गया हूँ, मैं यहाँ पर एक वाइब आने लग गई है, फिर मैंने काम स्टार्ट किया। फिर मुझे डर नहीं लगा। अब डायरेक्ट किसी चीज़ में अटेम्प्ट करो या किसी के साथ आप बात करोगे तो आप पहले से थोड़ा सा हिचकिचाओगे, आप थोड़ा सा आप नर्वस हो जाओगे। बट मैंने पहले धीरे धीरे उनके साथ एक रैपो बनाया, और रैपो बनाने के बाद ऐसा लगा कि अब ये मेरे दोस्त के लिए टैटू बना रहा हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर के लिए टैटू बना रहा हूँ। तो जितनी भी सेलिब्रिटी हो, चाहे फिर वो जॉन क्यों ना हो, अभी जॉन मेरे स्टूडियो पे आए थे सुबह 11 बजे, रात को 11:30 बजे गए वो। क्या उसको 12 घंटा काम नहीं है लाइफ में, बट उसको इतना कंफर्ट दे दिया हम लोग ने कि उसको फील ही नहीं हुआ कि वो हमारे स्टूडियो में बैठा है। उसको लगा वो हम घर पे बैठे बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, 5-6 घंटा आने जाना, फिर फ़ोन पे लगा, फिर उसके मैनेजर, उसको इतना कंफर्ट फील हो गया, इतना फ्रेंडली वाइब फील कर रहे हैं। देखो आप कभी भी किधर भी जाओगे ना, आपका इंटरेस्ट उस इंसान में कब बैठेगा, जब आपके साथ उसका कंफर्ट बैठ रहा है। जैसे कंफर्ट बैठेगा, जैसे मैं आपके घर पे आया तो अपन क्या बोलोगे, व्यवहार अगर आपको लग रहा है मैं सही नहीं हूँ ना, तो आप मेरे को चाय वाय पिला के फटाफट रवाना दर करोगे। बट अगर मेरा व्यवहार बैठ रहा है तो आप खाना बोलोगे भाई आपको खाना खा के जाने का। तो बस यही बात होती है कि सेलिब्रिटी के साथ भी मैं ऐसे ही रहता हूँ कि भाई खाना खा के जाने का। सेलिब्रिटीज को आप फ्रेंडली वाइब मेंटेन करके और फिल्टर हटा देते हो और बिल्कुल दोस्त की अभी तरह मैं आदित्य राव हैदरी के साथ काम कर रहा था, तो उनके घर पे गया था मैं, उनका बर्थडे था। बर्थडे पे भाई मतलब हम लोगों ने साथ में ड्रिंक शेयर किया, उसके साथ मैंने ब्रंच किया, मतलब इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग। अभी वो कंफर्ट लेवल कब आया कि जब मैं वहाँ बैठ के मैं खा सकता हूँ। चलो आप मेरे जगह पे आते हो तो मैं टेरिटोरियल हूँ, मैं आपके घर पे आया हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो, मतलब आपका एक कंफर्ट लेवल बेटा तभी पूछोगे ना मुझसे। सही बात है। तो मेरा आदित्य राव हैदरी के साथ भी वैसा ही है। बाद में मेरे को जब भी कोई सेलिब्रिटी का काम करता हूँ मैं, मेरा यही रहता है कि मेरे को उनको वो फ्रेंडली और फैमिली वाला कंफर्ट देना है। आप सेलिब्रिटीज को नेम कर सकते हो किनके साथ आपने काम किया है, मतलब टॉप नॉच सेलिब्रिटीज दैट यू वर्कड विद? मैंने अनुष्का शर्मा के साथ काम किया है, प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया है, आमिर खान के साथ काम किया है, जॉन के साथ काम किया है, अनिल कपूर के साथ काम किया है, और मतलब अभी तो अब शिवानी डांडेकर है, रिया चक्रवर्ती है, नायशा देवगन है, डिवाइन के साथ आपने काम किया है। सुष्मिता सेन की डॉटर मेरे पास आ चुकी है, अर्जुन रामपाल की दोनों डॉटर मेरे पास आई है, और डिवाइन आया है। अभी तो मेरे को वैसे देखता है, इंस्टाग्राम जाके देखना पड़ता है। अब टीवी सीरियल देखोगे तो देवोलीना, गोपी बहुआ है,
आलोकनाथ, रघु एंड राजीव, अच्छा रोडीज, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, ने कहाँ पे टैटू बनवाया? उनने अपने फोरम पे उनसे टैटू की थोड़ी कम 10 साल उम्मीद 10 साल पहले और गोपी जी ने कहाँ बनवाया? गोपी बहू गोपी बने यहाँ बनाया है, इतना बड़ा शिवजी बनाया है यहाँ पर, योगिनी, अब देखोगे आपको। और अभी हम लोग किसके साथ, राजकुमार राव के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जयदीप अलावत के साथ कर रहे हैं प्रोजेक्ट। और तो भाई एक बात बताओ मेरे को, मतलब अभी आप मेरी लिस्ट सुनोगे तो आप बहुत लंबी हो जाएगी का लिस्ट, क्योंकि कितनी बार तो अब्बास मस्तान के बेटे हैं मुस्तफ़ा, उनने मेरे से टैटू बनाया, उनकी मशीन मूवी आई थी, उनने मेरे से अभी टैटू बनाया, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले भी टैटू बनाया। मतलब मेरा ऐसा कि अगर आपके साथ मेरा एक बार कनेक्शन हो गया ना, आप बार बार मेरे पास ही आओगे, और वही असली वाइब है। सही बात। आपको ऐसे कोई फर्स्ट हैंड देखेगा तो लगेगा नहीं कि ये टैटू आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ज्यादा दिख नहीं रहे टैटूज। Mystery अगर है मैं ना। आप कितने आपकी बॉडी में टैटूज? आफ्टर 20 आई स्टॉप काउंटिंग। अच्छा मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 है, तो 20 के बाद मैंने गिनना ही बंद कर दिया टैटू। अच्छा बट अब अंदर ही अंदर है, और हर टैटू की एक स्टोरी है अपनी। मेरे लिए टैटू बड़ा या छोटा नहीं होता, मेरे लिए टैटू होता है कि वो कितना मेरे साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है, चाहे वो एक नंबर क्यों ना हो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं अपने टैटू पर्सनल रखता हूँ। जैसे जैसे मेरी किसी से दोस्ती होती है या उसके साथ एक कंफर्ट लेवल बैठता है, फिर हम टैटू के बारे में बात करते हैं कि मेरा टैटू का मीनिंग क्या है, और उसका, क्योंकि मेरे को लगता है टैटू इज़ मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअल मतलब रखता है मेरे लिए। अब अभी आपसे को मैं पूछूं कि आप कौन से भगवान को मानते हो, तो आप बोलोगे मैं शिव जी को मानता हूँ। बट अगर मैं पूछूं कि आप शिव जी को क्यों मानते हो, वो आपका कंफर्ट लेवल है। अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो आप बोलोगे बस भगवान है, मेरे को लगता है सबसे बड़े परमात्मा है। बट आपकी जो ट्रू फीलिंग है वो आप बताओगे नहीं हर एक को, वो आप अंदर ही रखते हो। वैसे मेरे लिए टैटू मेरे इंपॉर्टेंस है। मैं जब तक मेरा सामने वाले का कंफर्ट लेवल नहीं आप बैठता है, छुपा के रखते हो जब तक हाँ, हिडन comfort टैटू नहीं है आता। बोल सकते हैं कि। और आप देखना बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग जो टैटू छुपाते हैं ना, उनका एक बहुत डीप मीनिंग रहता है टैटू का, इसलिए वो हर एक के साथ शेयर नहीं करना चाहते उसको। सही बात है। भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिंस आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हो, और हम भी कुछ लोगों को जानते हैं जो इंडस्ट्री को केटर करते हैं बट एक इन अ डिफरेंट वे, मतलब कुछ और काम है उनका बट वो इंडस्ट्री के लोगों से टच में रहते हैं। तो हमें सुनने में आया कि लोग थोड़े से फ्री में काम करवाने की कोशिश करते हैं, या फिर थोड़ा फ्रेंडली हो कि अच्छा आप हमसे भी चार्ज करोगे, एक स्टोरी ले लो, बार्टर कर लो। तो आप उस केस में, सिंस इट्स योर प्रोफेशन एंड आपकी रोजी रोटी कह सकते हैं, पर अब तो एक स्टेज आ गई जब आप उससे पार हो गए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, बट इनिशियल डेज में ऐसा होता है, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं ऐसे जिन्होंने आपको पे ना करा हो, अगर आप बिना नाम लिए बता सकते देखो हो? मतलब ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है कि कभी और लुक टेस्ट पे बुलाते हैं प्रोडक्शन वाले, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आपको लुक टेस्ट कर दिया आपने, लुक टेस्ट करने के बाद बोलते हैं अरे यार आपको पेमेंट आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। 6 महीने हो जाता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, इतना लंबा तो एक्सप्लॉइट तो होता ही है। एक्सप्लॉइटेशन देखो सर, चाहे वो बड़े लेवल पे देखो या छोटे लेवल पे, जब आर्टिस्ट देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी किसी ने शाहरुख खान का पैसा नहीं खाया हो या कभी किसी ने अंबानी का पैसा नहीं खाया हो। होता है, हर जगह पे होता है, थोड़ा बहुत किसी का 10 होता है तो किसी का 10 करोड़ होता हर एक का है। बट क्या होता है, अगली बार आपको मालूम है ना कि आपको इधर वापस से बैठ के किसी का उनके साथ बिजनेस नहीं करना है। तो मेरे भी करियर में स्टार्टिंग में लोगों ने, मैं तो आपको ज़्यादा दूर की बात नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा इंसिडेंस, मेरे तो केस स्टडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसलिए मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि एक भाई ने अपने दिल्ली वाले स्टूडियो में मेरे पास आए थे और बोला कि भाई मेरी दादी की डेथ हो गई है। तो मैं तो भाई बोला ठीक है दादी बताओ, पोर्ट्रेट दिखाओ आपको, क्या कौन सा पोर्ट्रेट बनाना है। और मैंने दादी का पोर्ट्रेट बना दिया। उसके बाद पोर्ट्रेट बनाया भाई, सुबह 11 बजे से स्टार्ट किया, रात के 8 बजे पोर्ट्रेट ख़त्म कर रहा हूँ, 8:30 बजे तक थक गया। भाई को खाना भी खिलाया, सब कुछ खिलाया। खिलाने के बाद मैंने उसको बोला भाई अब पेमेंट तो लूँगा ना भाई। तो कार्ड निकाल के दिया भाई साहब ने, कार्ड निकाल के दिया, स्वाइप किया तो कार्ड में पैसे नहीं, क्या बोलते हैं, डिक्लाइन। तो मैं बोला भाई डिक्लाइन बोल रहा है। मैं बोला अब क्या करूँ इसका। तो बोलता है भाई आप टेंशन मत लो, मैं जीपे करवा देता हूँ आपको। जीपे नहीं, अकाउंट ट्रांसफ़र करा था, उस टाइम जीपे नहीं था शायद। तो मैं बोला चलो कर दो अकाउंट ट्रांसफ़र। तो बोलता है मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन करते करते बाहर गया, गायब हो गया। अरे भाग ही गया। बन तो गया टैटू ना, अब क्या टेंशन है। अब भाई अपन तो क्या है, इमोशनल होके काम किया था कि भाई तेरी दादी की डेथ हुई है, चल अपन अच्छे मतलब से कर रहे हैं यार, क्योंकि अपना तो मन साफ था।
और आर्टिस्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकते भाई। सही बात है। आर्टिस्ट तो है कि चलो आप, आर्टिस्ट का मन कैसा होता है, जब तक अगर वो कनेक्ट नहीं करेगा ना सब्जेक्ट के साथ तो उसकी फीलिंग भी नहीं आएगी काम पे। अब देखो आप कैरेक्टर में आना चाहते हो ना, तो पहले कैरेक्टर को फील करो। सही बात है। तो वैसे आप आइडियली कैसे काम करते हैं, पहले पेमेंट लेते हैं हाफ ऐसा कुछ? अब ऐसा करना लग गया है अभी कि पहले एडवांस ला भाई, पहले एडवांस दे दे भाई। अभी अभी कैसा होता है कि नहीं, कभी देखो अभी जैसे मैं आप लोग को जानता हूँ तो चलो ठीक है, आपके तो रैपो है और चलो अलग बात है, बट अब कोई नया क्लाइंट आ जाता है और सीधा मैं उनको बोलता हूँ पहले एडवांस दोगे तो ही आपका डिज़ाइन बनेगा, नहीं तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता ना मेरा। बस ऐसे ही होता है भाई ब्रदर की लाइफ में। बहुत सारे लोग आते हैं, आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ सिखा के जाते हैं। ये मेरे लेसन हुआ कि लाइफ में काम के साथ इमोशंस करो, इंसान के साथ नहीं। हाँ सही बात है। मैंने इंसान के साथ इमोशंस कर लिए, वहाँ मुझे लात मिली। अच्छा भाई, आपकी इंडस्ट्री की डार्क साइड क्या है जिसको टैटू आर्टिस्ट या स्टूडियोज मैनिपुलेट कर रहे हैं, बीइंग इन मतलब दिल्ली में, बॉम्बे में या बैंगलोर में, क्योंकि यहाँ ही इन सिटीज़ में मेजर कल्चर है टैटू का, इंडिया में कह सकते बस अच्छा है, आपने पूरा डेमोग्राफिक अच्छा निकाला है। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ स्टूडियो वाले कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑडियंस को, जैसे एक अच्छा टैटू स्टूडियो या टैटू आर्टिस्ट कैसे पहचाने लोग जो उनके साथ पूरा मतलब नीटली काम हो रहा है और स्कैम नहीं हो रहा है। तो आप क्या डार्क साइड है टैटू इंडस्ट्री की? पहली बात तो जिस बंदे का काम अच्छा है ना, वो आपको चेज नहीं करेगा। ये मैं आप लिख के देता हूँ आपको। वो आपसे भीख नहीं मांगेगा, अरे मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। भाई उसका काम अच्छा है, उसके वो लोडेड है काम के। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, आज उसके दरवाजे के पास 1000 लोग खड़े हैं भैया स्क्रिप्ट लेके कि भैया मेरे साथ काम करोगे क्या। अब वो बिजी है, स्क्रिप्ट है उसके पास, इसलिए। सेम वे अगर कोई आप आर्टिस्ट के पास जा रहे हो जिसके पास आपको लग रहा है 3 महीने की वेटिंग है, 2 महीने की वेटिंग है, आज बंदा कोई लेवल पे पहुंच गया तभी उसके पास इतनी वेटिंग है, राइट। तो उसको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बट कोई आपको स्कीम दे रहा है। ये वर्ड याद रखना, स्कीम। जैसे आपने फ़ोन किया, ये बोला अरे भाई आप आ जाओ, मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा। अरे भाई मैं अच्छा आपने 1 हफ्ते तक नहीं गए, अरे 40% डिस्काउंट दे दूंगा। अरे आ जाओ अपन दुकान पे देख लेंगे 70%। मतलब वो माल बेच रहा है आपको, हाँ। आपको आर्ट नहीं दे रहा है वो। तो उस चीज में वो फिर वो किस चीज के साथ खिलवाड़ कर रहा है बेसिकली, कि कलर्स में क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, इंस्ट्रूमेंट में क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। वो आपकी साइकोलॉजी, आपके साथ टाइम के साथ, आपके ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपने उसको बोला कि भाई मेरे को समझो एग्जांपल एक पोर्ट्रेट बनाना है कोई भगवान का, और वो क्या करेगा उसमें डिटेल्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। जो 10 घंटे का काम है वो 3 घंटे में कर देगा। जो क्वालिटी इंक होती है, जैसे अभी बहुत सारी इंक बैंड है, डेफिनेटली हर चीज़ में बैंड है, दवाइयाँ बैंड है बहुत सारी, वैसे बहुत सारी इंक भी इंडिया में बैंड है। बट हमको क्या फ़र्क पड़ता है, चाइना से माल आ रहा है, यूज़ कर रहे लोग सस्ते। जो समझो 10,000 रुपये की इंक है, अब चाइना से मैं कोई डुप्लीकेट मंगा लूँ तो वो चीज़ तो 2000 में 1000 में भी काम होता है। तो आपको वो भी पता रहना चाहिए कि अगर वो अगर आपके लिए पैसा कम कर रहा है या आपको चेस कर रहा है या उसका काम इतना ही अच्छा है, तो वो आपको क्यों चेस करेगा। अरे जिस दुकान की मिठाई अच्छी होती है ना, आप आधे घंटे बाद जो आपको मिठाई एक ऐसा दाना भी खाने को नहीं मिलता है, फिर आपको बोलेगा आधे घंटा खड़े रहो, बाद में एक कचौड़ी बनने वाली है आपके लिए। होता है कि नहीं होता भाई साहब। तो वही चीज़ है ब्रदर की, जो अच्छा काम कर रहा है ना वो मार्केट में आपको अलग ही दिखेगा, वो आपको चेज नहीं करेगा, वो आपको बार बार आपके पीछे नहीं दौड़ेगा, अरे मेरे से करवाओ, मेरे से करवाओ, मेरे से करवाओ। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास कोई आया हो या आपने सुना हो आसपास कि कोई बंदा कोई टैटू बनवाने गया है और उसके साथ कुछ हो गया हो, स्किन पे कुछ हो गया हो, कि बहुत बार होता है, इंक कोई और बहुत बार होता है। आप मेरे पास, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं दिन में 10 क्लाइंट लेता हूँ उसमें 4 कंप्लेन होती है मेरे पास। उसमें से 4 कंप्लेन में से 2 कंप्लेन ऐसी होगी जहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है स्किन को, किसी नौसिखे ने बैठा है, उसने स्किन को ज़्यादा रप्चर कर दिया, रप्चर मतलब ज़्यादा खुरेद दिया है, और अब लोगों को लगता है कि अरे तो उसको सेप्टिक हो जाता है या सेलुलाइटिस हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। फिर मैं उनको बताता हूँ, गाइड करता हूँ एज अ डॉक्टर कि आप क्या करो जाके। फिर कितनी बार ऐसा हो जाता है कि खाली आर्टिस्ट की गलती नहीं होती है, कभी कभार आर्टिस्ट क्या करता है, पैसा आ गया, आप कौन, क्या लेना देना मुझे आपसे। तो आफ्टर केयर नहीं पता ढंग से, फॉलोअप नहीं रखता है क्लाइंट के साथ, अब क्लाइंट को इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी। तो आपको आपने दवाई दी डॉक्टर बन के, तो क्लाइंट के साथ आप फॉलोअप भी तो रखो। सही बात है। खाली इंक खराब होने से, खाली मैं ऐसा बोलूँगा, इसमें दोनों है 50%, क्योंकि आपको क्लाइंट भी ऐसे ही मिल रहे हैं जो आपसे डिस्काउंट में टैटू बनवा लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं आपको भी। और आर्टिस्ट भी वैसे मिलते हैं कभी कभार जो आपका टैटू बनाते हैं
और उसके बाद अगर आप वही दुकान में या स्टूडियो में वापस जाओगे उनके पास, तो आपको चाय के लिए भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका एजेंडा क्लियर हो गया ना, आपने उनसे पैसा, उसने आपसे पैसा कमा लिया, अभी आप कौन मैं कौन। बट ये दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। आप क्लाइंट को वन टाइम जैसा ट्रीट मत करो। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग एक बार ही टैटू बनाते फिर शायद ज़िंदगी में नहीं बनाए, बट आप क्लाइंट का रिलेशन बनाओ, उनके तो बैठ के समझाओ, उनको आफ्टर केयर समझाओ, उनको बताओ आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो मैं हूँ संभालने के लिए आपको। जब तक ये सब ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठेगा ना, तो आप वो आर्टिस्ट को ट्रस्ट मत करो। टैटू बनाते हुए वैसे जो अगर कोई गुड क्वालिटी इंक भी यूज़ हो रही है, मान लो वो एक्सेसिव भी यूज़ हो रही है, तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट लॉन्ग रन में कुछ भी होता है क्या? मेरे को लग रहा है कि आप देसी घी ज़्यादा खा लोगे ना, तब भी आपको हाजमे में प्रॉब्लम आ जाएगा। आर्ट पे डिपेंड करता है। ये टेक्निकल तो क्वेश्चन थोड़ा कि आंसर है, सॉरी, कि जब आप आर्ट कर रहे हो तो आर्ट में क्या होता है, अब लोग बोलते हैं यार मेरे को 2 पतली लाइन चाहिए, ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद देखते हो वो लाइन एक हो गई है, तो इसका मतलब सामने वाला जो आर्टिस्ट था उसका टेक्निकल नॉलेज वीक है। प्रोडक्ट अच्छा डाला उसने, बट इंक ज़्यादा डाल दी, जितनी नहीं चाहिए थी उससे ज़्यादा डाल दी उसने इंक बॉडी के अंदर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? एक हो गए क्या? अच्छा। आप समझ रहे हो, मैं इतना दूर से देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतना ज़रूरत नहीं थी इनकी उसमें, बट उनको क्या लगता है जितना ज़ोर से दबाऊंगा ना उतना ज़्यादा अच्छा टैटू और डार्क दिखेगा। नहीं, ऐसा गलत है ये। ज़्यादा बाल खींचने से कोई बाल गिरे नहीं वाले आपके सर पे, नहीं, उल्टा जो बचे वो भी चले जाएंगे। सही बात। आप नॉलेज देखो, आपको स्टिमुलेट करना होता है चीज़ों को, आपको उनको उखाड़ना नहीं है वहाँ से। तो जब आप स्किन पे टैटू बना रहे हो, आप स्किन की नॉलेज लो, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, फिर उसके बाद आप नीडल की नॉलेज लो कि आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की नीडल यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। फिर आप ये नॉलेज लो कि अब आपको अगर पतला काम करना है तो पतला काम के लिए उसकी इंक की डेंसिटी कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको रहना चाहिए, अगर मेरे को शेडिंग काम करना है, पैकिंग करना है या शेडिंग करना है, तो किस तरह का मुझे ग्रेड चाहिए इंक में। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें, हम सॉरी मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना चाहता हूँ ये सब नहीं, चीज़ें। आजकल जो यंग टैटू आर्टिस्ट हैं उनको वो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सो उनके लिए भी नहीं, काफी अच्छी डेफिनेटली मैं तो नॉलेज बोलता है। हूँ कि जो यंग टैटू आर्टिस्ट देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ वो लोग अपना नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग करे, खाली आर्ट को लेके नहीं। एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट हो सकता है, बट एक अच्छा आर्टिस्ट जरूरी नहीं है टैटू आर्टिस्ट बन सकता है, बिकॉज आपका जो कैनवस है, एक ऑयल, एक्रेलिक और एक लाइव टैटूइंग में फ़र्क है। अगर मैं जाके बोलूँ मुझे 330 GSM का पेपर चाहिए, वो 330 ही मिलेगा पूरे दुनिया में, कहीं पे भी, यूएस में भी। पर इंडिया में इन स्किन, दिल्ली में मैं अलग क्लाइंटेल देखता हूँ, मुंबई में अलग देखता हूँ, बैंगलोर में स्किन का कलर अलग है, सब जगह स्किन का कलर अलग है, हर एक का खान पान अलग है। कोई एसी में बैठता है तो कोई रोड पे बैठ के गाड़ी चला रहा है या कुछ कर रहा है, तो हर एक का अलग रहने वाला है, तो हर एक की स्किन में कलर भी अलग दिखेगा। करेक्ट। आपने जैसे बताया कि टैटू बनाते हुए तो हमें नीडल देखनी है, इंक देखना है, स्किन टाइप देखना है। अगर टैटू रिमूव करना है, किसी का परमानेंट टैटू है, तो व्हाट इज द राइट टेक्निक, या फिर कोई राइट वे भी है कि हाँ इस तरीके से ही हटना चाहिए, या फिर वहाँ पे भी कुछ स्कैम्स हो रहे हैं क्या, स्किन खराब कर रहे हैं लोग? ये तो बहुत हो रहा है इंडिया में, क्योंकि देखो जो बोलते हैं ना नौसिखिया, बहुत सारे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, टैटू स्टूडियो में मशीन भी लेके आ रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं देखना है कि भाई इस मशीन में मैंने कितना टेक्निकल नॉलेज लिया है। वो क्या करेंगे, वो हर एक को उसी तरह से ट्रीट करेंगे, वही फॉर्मूले से ट्रीट करेंगे। मेरे को लगता है हर जगह पे अलग तरह की टेक्निक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन। अभी किसी के टैटू नेक पे है या किसी के बाइसेप पे है, यार नेक की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, बट आप वही टेम्परेचर यहाँ मार रहे हो जो यहाँ मार रहे हो, कुछ तो गड़बड़ होएगा। करेक्ट। तो आपको साइंस के अंदर जाके साइंस सीखना पड़ेगा हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो टैटू हो या टैटू रिमूवल। जैसे एक डॉक्टर अपनी लाइफ के 6 साल डालता है MBBS करने के लिए, वैसे एक अगर टैटू आर्टिस्ट थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे काम करे, ऐसा नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। मैं आज इतने साल बाद भी अब्रॉड जाता हूँ, नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज मार्केट में नई मशीन आई है, नई मशीन को कैसे हैंडल करना है वो मैं पुरानी मशीन से नहीं सीख सकता। जो यूज़ कर रहे हैं नए लोग, उनसे सीखना चाहिए उसके टेक्निकल चीज़ें। वैसे ही जो नई नई लेज़र मशीनें आ रही है, आर्टिस्ट को या जो भी काम कर रहे हैं उनको ऊपर जब तक उसके ऊपर पूरा थेरो स्टडी नहीं कर लो ना, आप अटेम्प्ट मत करो। वो तो वाली बात हो गई कि
आप ट्रायल एंड एरर खेल रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती जा रही मार्केट में। तो लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है टैटू से। लोगों का विश्वास ऐसा हो जाता है कि जो अच्छी फैमिली वाले होते हैं वो ये बोलते हैं, अच्छी फैमिली मतलब जो एजुकेटेड फैमिली बता रहा हूँ मैं, जो सोफिस्टिकेटेड फैमिली, वो बोलते हैं टैटू है ना ख़राब लोगों के लिए बना है, अच्छे लोगों के लिए नहीं बना है, क्योंकि उनने दिखा ही सब खराब काम है। क्योंकि जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका काम जब वो करते हैं उनको लगता है अच्छा कर रहे हैं, बट जब कोई आउटसाइडर देखता है उसको एज मतलब एज अ पॉइंट ऑफ व्यू उनको लगता है यार ये काला काला क्या कर लिया। अभी कल की बात बताता हूँ, जब मैं क्लाइंट पे काम कर रहा था, वो क्लाइंट जोक मार रही है कि उसके फ्रेंड ने एक टैटू बनाया, वो बोलती है कि उसके क्लाइंट ने यूनिकॉर्न बनवाया है और इसने उसको देख के बोला ये तो गधा दिख रहा है। एंड ये सब मेरे स्टूडियो में मतलब मैं सुनता रहता हूँ। मजनू भैया की पेंटिंग बना ये मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब कोई क्लाइंट अपने को ऐसा बोले कि यार देखो मैं 8 में तभी स्कूल में हम लोग को कभी 10 में से 10 नहीं मिलते थे, 8 में 9 से 10 मिलते थे। क्यों? देयर इज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट आप घोड़े को गधा तो नहीं दिखा सकते ना यार। सही बात है। आज किसी के इमोशंस है अपने डॉग को लेके, अपने बच्चे को लेके, वो आपके साथ आता है और आप उसका पोर्ट्रेट बनाते हो और उसके बच्चे से उसका पोर्ट्रेट दिखता ही नहीं है, वो एलियन का बच्चा दिख रहा है, तो ट्रेजेडी हो जाएगी भाई, वो कॉमेडी हो जाएगा साथ में। सही बात है। अच्छा सर, क्योंकि आप बहुत एक मैच्योर इंसान हो और मुझे पता है आप थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करोगे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर मैं जानना चाहता हूँ स्ट्रेट अप कि कौन से सेलिब्रिटी का टैटू का आइडिया और आपकी एग्जीक्यूशन आपको फेवरेट है आज तक, जो फर्स्ट नाम आपके माइंड में आता है कि यार उसका आइडिया भी अच्छा था, मेरी एग्जीक्यूशन भी अच्छी थी, टॉप नॉच टैटू मेरा फेवरेट तो मेरे पास वो है जो जैसे जिनके साथ मेरा रैपो बनता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मैंने एक नाम मांगा था बिना तो मैं डिप्लोमेटिक। धोनी और उसके बाद जॉन। तो धोनी सर के लिए आपने कहाँ बनाया था टैटू? उसका उनका बाइसेप पे बनाया था। हाँ, शूट्स बना रहे थे हम लोग। धोनी इज नॉट अ वेरी टैटू पर्सन, बट जब अब यार कोई भी हो यार आपके साथ आज अब मुझे आपसे मिला, आपने मुझसे हाथ मिलाया ऐसे, ठीक है, बट मैं आपके कंधे पे तो हाथ नहीं रख सकता ना। नहीं रख सकते, वैसे कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक लेवल पे आपके साथ बात हुई, हंसी मजाक हुआ, फिर वो कंधे पे आ जाएगा। धोनी के साथ ऐसा लगा कि मेरे को मैं लग रहा था कि मैं भाई वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, वर्ल्ड कप जीता के बैठा है इंडिया को, इतना बड़े सुपरस्टार के साथ वो बताऊँ क्या बोलता है कि तू वहाँ क्यों खड़ा है, तू यहाँ ना यार फोटो खींचने के लिए ऐसे। अच्छा भाई मैं उधर इम्प्रेस हो गया उसके साथ। मैं बोला भाई ये आदमी कितना डाउन टू अर्थ है यार। हमारा भी एनकाउंटर कुछ ऐसा ही हुआ था, हम भी मिले थे उनसे पहली बार जब, तो हम लोग भी स्टेज पे खड़े हुए थे, मैं, धोनी सर और शुभम खड़ा हुआ था हम तीनों। अब हमको समझ नहीं आ रहा इसको मुझे कि हम कैसे इनिशिएट करें यार, बात करनी है हमें इनसे क्या और हम स्टेज पे थे, 2 ही मिनट थे हमारे पास, तो अब मैं सोच रहा हूँ इनिशिएट करूँ, मुझे लगा चल शुभम इनिशिएट कर लेगा, फिर मैं भी पार्ट बन जाऊँ कॉन्वर्सेशन का। फिर मैं देखता हूँ थोड़ी सी आवाज़ आती है यहाँ से कि तुम लोग कहाँ से हो, क्या करते हो। मैंने कहा यार कितनी सही चीज़ यार, मतलब उन्होंने कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करा उन्होंने और हमें नॉर्मल कर दिया और हमें एकदम नॉर्मल कर दिया और उन्हें भी समझ आ गया था लौंडे नर्वस खड़े हैं मेरे साइड में। नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो आदमी ने मेरे को पहली बार में इतना कंफर्ट फील कराया ना, एंड उसके बाद मैं मतलब मैं ऐसे लगा ही नहीं मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। फिर इतना अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ हमारा। वो तो बोलता है विकास कि मैं ना टेम्प्रेरी इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज नीड ऑफ द आवर है, करना है। और मेरा यंगर ब्रदर वॉज मिकी मलानी, ही इज़ मिकी मलानी, सो ही इज़ इन लंडन। वो लंडन में बॉडी कैनवस हैंडल कर रहे हैं। वो बैठ के मैंने पूरा मतलब मेरा कैसा है कि मैं किसी से सेलिब्रिटी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे कोई शर्म आती है, बट मेरा काम 99% मेरा पूरा ऐसा फोकस काम के ऊपर रहता है। और वो थोड़ा कैसा है, चंचल है, वो हर एक से बात करता है, रैपो बनाता है, तो वो पूरा फिर धोनी को हैंडल कर रहे थे। अच्छा। तो उसने पूरा धोनी के साथ बहुत देर बात की, वो धोनी के साथ मस्त कर रहे थे और अपना काम करे, उसने अपना काम किया। फिर हमने बहुत अच्छा सेशन, वी स्पेंड लाइक पूरा एक दिन पूरा धोनी के साथ थे हम लोग। तो उस टाइम मुझे पता चला ये बंदा है ना अलग ही है भाई। इनके साथ काम करना मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के काम कर रहा हूँ। और वो ही चीज़ मैंने ना जॉन के अंदर भी देखी थी कि 11 घंटा आदमी बैठा रहा, उसको हम उन्होंने परमानेंट टैटू करा था। नहीं, जब पठान मूवी में मैंने जो पूरा काम किया है हमने, ओके। तो पठान मूवी में जब किया तो मैं ऐसा एक छोटा सा एक इंसिडेंट और बताता हूँ बिकॉज आप बोल रहे थे। तो मैंने जॉन को बोला यार जॉन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रोडक्शन हाउस वाले पैसे जल्दी से नहीं देते। तो मुझे बोलता है टेंशन मत ले, तेरा कुछ भी रहेगा ना मैं डायरेक्ट फ़ोन करूँगा प्रोडक्शन को। मैंने बोला बस खत्म बात, फिर तो मोटिवेशन आ गया काम करने का। क्योंकि याद है आर्टिस्ट को नहीं लेना। आप जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपका पहला नाम कौन सा आता है दिमाग में, पहला नाम वो आता है जो आपको पहले से अच्छी वाइब देता है,
जिसके साथ आप मन करता है कि आप है ना, अगर आपका काम 3 घंटे का था ना, आप टाइम नहीं देखना चाहते उसके साथ, 3 घंटे जैसे खत्म हुए आपके, अब आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, बट उस टाइम है ना आप ये सोचते हैं यार ये बंदे की वाइब इतनी अच्छी है ना, अब 3 घंटा क्या 9 घंटा भी बिठाएगा ना, बैठे रहेंगे आज यहाँ पर ही। अच्छा भाई, सिंस आपने पूरे इंडिया में काम करा है, आपके दिल्ली भी स्टूडियो रहा है, बॉम्बे में तो स्टूडियो है ही, और बैंगलोर में भी काम करा है आपने, बैंगलोर में भी मैंने वर्कशॉप दिए, सेमिनार्स दिए। और लंदन में भी आपका स्टूडियो, लंदन आप में भी इंडिया studio के पहले आर्टिस्ट हो जिसका लंदन में स्टूडियो है। तो मैं लोगों की साइकी जानना चाहता हूँ कि जगह जगह से फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड लोग कैसी कैसी स्टोरीज लेकर आते हैं आपके पास टैटू बनाने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपकी हो एरिया वाइज, या मतलब आपको क्या लगता है लोग क्यों टैटू बनवा रहे हैं, क्या मीन करता है टैटू उनके लिए? अभी कैसा है कि हर एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्लाइंटेल किस तरह का है। मेरा जो क्लाइंट है वो है कॉर्पोरेट, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अब इनकी लाइफ में इनको पैसे से भी बढ़कर कोई चीज़ चाहिए, वो है रिकग्निशन, या बोलते हैं ना समथिंग कॉल अचीवमेंट्स, बट इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, जिसमें उनको वो लोग दुनिया से, आप कहने का मतलब जैसे अभी मेरा एक क्लाइंट है, उनने पूरा यहाँ पर, मैंने कभी सुना नहीं था, मैं आपसे अभी शेयर करने वाला है ये, देयर इज़ अ पर्वत कॉल शिवलिंग पर्वत। शिवलिंग पर्वत? मेरे को भी नहीं मालूम था इस तरह के नाम का कोई पर्वत है उत्तराखंड में। अब भाई गए, उनने, ही इज़ वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एंड उन भाई ने, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, बट वो बैंगलोर का बंदा बॉम्बे आके मेरे से टैटू बनवा रहा है। और उनका उनने जब वो मतलब कम से कम मैं बोलता हूँ 3 बार वो खाली मेरे से कंसल्टेशन लेने आए। कंसल्टेशन मतलब क्या होता है, जब आप आते हो, बैठते हो, सामने वाले की साइकोलॉजी स्टडी करते हो, सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है, आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क बन गए ना तो आपको डिलीट कर देगा वो। आपको उसके क्वेश्चन का एज अ थेरेपिस्ट आंसर देना पड़ता है। तो मेरे को लगा कि ये मेरा क्लाइंट नहीं है, ये मैं थेरेपिस्ट बन गया हूँ, थेरेपी लेने आ रहे लोग। तो फिर वो जब मेरे पास आया तो उसने मुझे फिर उनसे चोरी पूछी। पहली बार तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, पहली बार मैं खाली आपकी सुनता हूँ, आप जो बोलते हो उसको समझने की कोशिश करता हूँ। क्लाइंट कैसा होता है, आप उससे कभी बार कोई क्लाइंट है ना बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट, मतलब इतने इंट्रोवर्ट कि खाली हेलो हाय ये मेरा बस, और आपको फिर उसके मुंह से निकलवानी है सब बातें। तो आप उसको बार बार ऐसा क्वेश्चन करते हो जिससे वो आपको कुछ बोले, बट सेंसिटिव पूछना पड़ता है इंट्रोवर्ट क्लाइंट के साथ। कैसे, क्या पिन पॉइंट पकड़ते हो आप? तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, मतलब जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ आपको क्या क्या लगता है एलिमेंट आपके इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और आप टैटू को छोड़ के सब बात करो उससे। फिर आप ट्रैवलिंग पे बात करो, खाने पे बात करो, म्यूज़िक, क्योंकि जब टैटू की बात करोगे ना वो बहुत लिमिटेड बात करेगा आपसे, क्योंकि वो खुद एक कॉन्सेप्ट लेके आए आपके पास। अब आपको उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है, आपको उसके टैटू को स्टडी नहीं करना है। फिर धीरे धीरे उसने वो बात किया। फर्स्ट टाइम तो मैंने उनकी डिज़ाइन बनाई, वो आदमी सस्पिशियस है भाई की क्यों डिज़ाइन बनाई, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला मुझे अपनी डिज़ाइन अपने फ्रेंड को दिखानी है। बोला सर आपको वापस आना पड़ेगा, अब देखो जब तक आप एडवांस नहीं दोगे मैं डिज़ाइन नहीं दूंगा। वो दूसरी बार आया, दूसरी बार मैं उस आदमी से खुला, फिर उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई अपनी कि 700 मीटर पहले ही सबमिट करने के पहले 700 मीटर पहले ही उनको 3 रातें 4 दिन वो लोग स्नो में रहे और वहाँ से डिसेंट मारा उन लोगों ने। अच्छा। और वो डिसेंट मारने में उनके फुट में एक माइनर फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन। और बोलता है फिर हम लोग आए बॉम्बे, फिर मेरा था कि ये इंसिडेंट आज मैं कैसे कैप्चर करूं, और अब वो पूरा यहाँ पर शिवलिंग का बैंड बनवा रहे। जो इमेज है ना उस पर्वत की उनने ली है, उस पर्वत को, उसके आजू बाजू में पेड़ को, उसके टेराइन को पूरा कैप्चर करके उनने पूरा यहाँ पर फोरम बैंड बनाया। अब बोला कि जब मैं दूसरी बार जाऊँगा ना ये देख के मोटिवेट होकर मैं क्लाइंब करूँगा। इंटरेस्टिंग यार। लोगों के लाइफ में आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दैट कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, आई वुड से। तो कोई ऐसा है, कोई इमोशनल क्लाइंट आ गया हो मेरे साथ, तो अपनी कहानी कभी बार ऐसा होगा कि एक रिसेंट नहीं बोलूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, बट कभी बार ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जब आप रिएक्ट नहीं कर पाते उनके सामने, आपको ऐसे होना पड़ता कि आपके ऐसे आंसू भी नहीं गिरने चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल हो। तो एक क्लाइंट था जिसके ट्विन्स हुए थे, उसमें से उसके एक ट्विन की डेथ हो गई,
अब इमेजिन आपको दूसरे ट्विन का फ़ोटो उसके उसके ऊपर बनाना पड़ रहा है, बिकॉज उसको चाहिए कि वो हर समय उसके साथ रहे। एक तो एक ट्विन है, एक की डेथ हो गई, तो आप उसकी फ़ोटो बना रहे हो। अभी आप उसको बना के समय एकदम मटेरियलिस्टिक नहीं चीज़ कर सकते उसके साथ, आपको उसके अंदर ऐसे फील करना पड़ता है कि आप कर रहे हो, तो कितना प्रेशर रहता है उसके ऊपर। देखो कोई चीज़ आपके सामने हो ना, जो आपने एक्सपीरियंस की हो, बट ये तो आपने कभी देखा ही नहीं इस बच्चे को, तो आपको उसका पोर्ट्रेट बनाना है, और वो भी उसके ट्विन को देख के। तो ऐसे टाइम में कभी किसी के डॉग की डेथ हो जाती है, कभी किसी के कैट की हो जाती है, तो जब ऐसे कोई क्लाइंट आता है ना, तो सिचुएशन आप हंस भी नहीं सकते उसके सामने, आप जोक भी नहीं मार सकते। आप हंस के उसके डॉक्टर मरे हुए डॉग की टैटू बना रहे हो, वो बोलेगा व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, मैं यहाँ मातम बना रहा हूँ और तू मेरे डॉग का। तो वैसे एक मेरी एक और अभी रिसेंटली क्लाइंट आई थी जिसने कैट का पोर्ट्रेट बनवाया। वो बंदी ने कम से कम 20 घंटा है ना से 30 घंटा खाली स्टूडियो में आके बैठ के खाली डिज़ाइन ही करवाई है उसने, और टैटू कितना बनाया, इतना साइज का। अच्छा। बिकॉज उसके एक एक बाल, उसका एक एक बाल कैट का फेस का उसने बैठ के डिज़ाइन करवाया है। सही तो है, आपके ज़्यादा पैसे बने इसमें, फिर बढ़िया है, जितना टाइम जा रहा है। ज़्यादा पैसे बने फिर आपके। ज़्यादा पैसे बनेंगे ना भाई, वो तो सही है फिर तो। बट वो रिक्शा, वो जब क्या होता है मालूम है, जब ज़्यादा पैसे बनते हैं ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कोई आपको अगर लाख रुपए दे रहा है कोई चीज़ का, वो ठोक बजा के लेगा ना फिर आपसे बुरा। और उसमें क्या होता है, इमोशन इन्वॉल्व है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कोई अगर आपको बोलता है ना कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, अब जो 10 करोड़ दे रहा है वो भी जान ले भी सकता है। करेक्ट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कस्टमर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फीलिंग इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर, और अगर फीलिंग के हिसाब से उसका काम नहीं हुआ तो वो बैकफायर भी कर सकता है। कभी कभार हुआ है कभी आपके साथ? आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। कहने का मतलब देखो, अब कितनी बार ऐसा होता है कि आप 100% नोबडी इज़ गॉड, हम लोग भगवान थोड़ी है कि हम लोग चीज़ को सामने वाले की स्टडी करना पड़ता है। आपको एक वो बोलना है कि देखो 95% सेम होने वाला है, 5% फिर भी आप याद रखना, मार्जिन रखना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पूरा जेरोक्स मार दूँ, दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट बैठ के जेरोक्स नहीं मार सकता है चीज़ को। करेक्ट। तो उनको आप पहले से ही कमिट लेस डिलीवर मोर वाला एटीट्यूड दो। 95 बोल के 97 दोगे ना चलेगा, 100 बोल के 97 दिया ना वो नहीं चलेगा। तो ये सब इमोशनल ड्रॉबैक्स भी आते हैं कभी कभार, जब क्लाइंट के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना उस चीज़ के अंदर, तब उसके वो पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती थी। हाँ। अच्छा भाई, आप थोड़ा ये बताओ टेम्परेरी टैटूज़ के बारे में, जो प्रोजेक्ट्स में, मूवी के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं और जो बॉलीवुड एक्टर्स कराते हैं, तो वो क्या प्रोसेस रहता है, उसमें कितने डेज तक वो रहता है, और वो हटाना होता है तो कैसे आप ही हटाते हो उसको, या कैसे होता है? तो जब आप टेम्परेरी टैटू बना रहे हो तो आपको एक स्किन एक पहले तो आपको एक एनाटॉमी समझनी पड़ती है। जैसे अगर ये भाई है, आप हो, आपको तीनों का अगर शोल्डर पे टैटू बनाना है तो आपको तीनों का शोल्डर का साइज़ अलग है। तो जब अगर मैं वो डिज़ाइन इनके लिए बनाऊंगा ना तो उसका लुक अलग दिखेगा, और इनके लिए अलग दिखेगा, आपके लिए अलग दिखेगा, बिकॉज आपका स्किन टोन भी अलग है। किसी की ड्राई ऑयली, तो पहले आपको सामने वाले की स्किन सर्जरी करनी है, उस हिसाब से वो फिल्म बनाना पड़ता है, फिर उसको आपको पूरा ट्रेस करना पड़ता है, फिर पूरा उसके पूरा प्रोसेस है, उसको प्रोसेस करते करते कोई भी एक टेम्परेरी टैटू बनाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। अच्छा। और कोई अगर जैसे एक्शन सीन है और वो बाय चांस ऐसा कभी हुआ है कि हट गया और फिर आपको दोबारा उसे रीवैम्प करना नहीं, पड़ा ऐसा है? इतनी जल्दी नहीं निकलता है। जल्दी कोई उस पर आप कोई केमिकल यूज़ ना करें, क्योंकि ये कैसा है, ये दीज आर ऑल हाई कॉस्मेटिक डाइज। सो अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ऐसे करने से अगर निकल जाए तो डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों मेरे पे चढ़ जाएंगे, बोलेंगे भाई अब आप भी 2 घंटा लगाओगे, अब 2 घंटा और शूट अब लंबी हो जाएगी आपकी, और एक्टर और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जब हम कोई भी मूवी भी करते हैं ना, तो जब हम लुक टेस्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो लुक टेस्ट में वो टैटू कितने दिन चल रहा है। तो कम से कम 2-3 दिन तो निकल ही जाते हैं एक टैटू करने के बाद। फिर उसको निकालने का रिमूवल प्रोसेस भी अलग है, तो रिमूवल में भी टाइम लगता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं 3-3, 8-8 घंटे में, और रिमूवल आधे घंटे में निकल जाता है। एक केस हुआ था हमारा आमिर खान के साथ धूम 3 के टाइम पे। अब आमिर खान की स्किन है सेंसिटिव, उनका रिमूवल के टाइम पे अब उनको अल्कोहल लगाना नहीं है फेस पे, तब हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज वी वर यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज, ऑर्गेनिक पेंट्स, बट उनको निकल नहीं रहा था। तो उस टाइम अगर ही वॉज वेरी फ्यूरियस, बहुत गुस्से में आ गए थे वो, बट हमने एक्सप्लेन किया था कि देखो अगर आप अल्कोहल नहीं लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा निकलने में।
कुछ बोला था उन्होंने, गाली वाली निकल गई थी इज वेरी सफिस्टिकेटेड, क्लीन हार्टेड पर्सन। नहीं वो निकल जाते ना कोई यार फ्लो में। नहीं उन्होंने खाली इतना बोला कि यार मेरे को अपडेट देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था मेरे को, अगर और कोई प्लान है तो मैं क्या करूँ। मैंने आपके मैनेजर को बताया था सब कुछ मैंने, बट फिर एक चीज़ सबक लिया कि जब भी काम स्टार्ट करो ना, पहले क्लाइंट को बता भी दो पूरा। आर्टिस्ट को भी बताओ, आर्टिस्ट को भी बताओ, क्लाइंट को भी बताओ, सब कुछ बताओ। कितनी बार टैटू में भी, परमानेंट टैटू में भी हो जाता है कि आप आप बोलते हो 6 घंटा और हो जाते हैं 12 घंटा। तो ये पहले ही बना के रखो। सबको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरे यहाँ पर आने का टाइम आप डिसाइड करते हो, जाने का मैं डिसाइड करता हूँ। क्योंकि आर्ट है ना, पेशेंस वाले का काम है। अगर आर्ट में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो आप आगे आर्ट परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। वो हटाया गया था टैटू फिर आमिर खान के फेस से? नहीं, फिर तो धीरे धीरे इट्स वाज अल्कोहल बेस्ड, तो फिर हमने थोड़ा सा सोल्यूशन यूज़ किया, फिर उसके बाद निकाला। बट फिर क्या होता है, स्किन इरिटेट हो जाती है, तो फिर यू हैव टू बी केयरफुल। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, आप सीधा लगा के ऐसे घस नहीं सकते चेहरे पे, आपको बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। वो भी आमिर खान का चेहरा जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो आप, ये बात याद रखना। सही बात। आप क्या होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि खाली बड़े लोग ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर के लिए तो एक, अगर वो गरीब है वो भी मरीज है, अमीर है वो भी मरीज है। बट क्या होता है, गरीब क्या बोलता है कि भगवान भरोसे छोड़ देता है, और अमीर बोलता है भाई मैंने देख तेरे को दिया था, ठीक करके दे भाई ऐसा भी सीन है मेरे साथ। अच्छा भाई, सिंस आपका लंदन में भी स्टूडियो है, मैं थोड़ा वहाँ का जानना चाहता हूँ, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे एंड लंदन ही क्यों? और जैसे इंडिया तो बहुत ही नया है टैटू, अभी मेट्रो सिटीज़ में ही अडेप्ट हो रहा है, अभी भी हर किसी के आपको टैटू नहीं मिलेगा। बाहर कैसे लोग हैं, क्या उनकी क्या सोच है टैटू को लेकर? पहली बात, लंदन का जो मैं बोलूँगा ना, जो क्लाइंट है, लंदन का जो क्राउड है वो हमसे 20 साल आगे है। टेक्नोलॉजी में, सोच में, लाइफस्टाइल में हमसे 20 साल आगे है। जब वो हमको भी फैशन पुराना हो जाता है, वो हमारे पास आता है। वहाँ का क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे बहुत अलग है। तो मैंने ये पहले सोचा कि यार इंडिया के बाद अगर कहीं टैटू हम कर सकते हैं, तो पहली बात तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज किधर सबसे बेस्ट है, जहाँ हम इंग्लिश भी बात कर सकते हैं और हमको अपने लोकल लोग भी मिल जाए। तो इंडिया के बाद अगर पूरे वर्ल्ड में कोई जगह है वो है लंदन। अगर आप लंदन का ग्राफ निकालोगे, आपको हर 10 में से 4 आपको इंडियन दिखेंगे वहाँ पर, पंजाबी और गुजराती भरा पड़ा है। लंदन पंजाबी और गुजराती, वहाँ पर के ट्रेन स्टेशन पे भी गुजराती और पंजाबी में नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वेम्बली में जाओ तो आपको गुजराती दिखेगा, आप साउथ हॉल में जाओ तो पंजाबी में लिखा हुआ है। वहाँ तक है कि स्टेशन पे आपको गुरुद्वारे का वो भी सुनने को आता है, अरदास सुनने को आती है। तो मैंने देखा कि भाई ऐसी जगह पे खोलो जहाँ अपने लोग मिले, जहाँ से जो अपन क्या कर रहे हैं हम उसको एक लेवल ऊपर तक लेके जाए। इसलिए मेरा लंदन था कि मैं अपने लोग मिलेंगे, अपने लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अपना कल्चर भी मेंटेन रहेगा, और वो प्लस एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मिलेगा वहाँ पर हाई। इसलिए द लंदन वाज द मेन। मेजर क्लाइंटेज वहाँ इंडियंस की है या गोरे भी आते हैं? हम लोग का जो मेन स्टूडियो है वो स्टोर लंदन में है, सेंट्रल लंदन में। तो जो 90% कस्टमर है वो फॉरनर ही है हमारे पास। जो 10% क्लाइंट है वो इंडियन है। बट बेस्ट पार्ट क्या है, वो 10% क्लाइंट है ना, ऑलमोस्ट मुझे बॉम्बे में ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, तो मेरे को उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते वहाँ पर। तो सर वहाँ का तो रेंट बहुत तगड़ा होगा उस जगह रेंट का तो वहाँ स्टूडियो। तो भाई पाउंड में पैसा डालना पड़ता है, तो पाउंड तो खतरनाक चीज़ है। कितना है वैसे, अगर बता सकते हो आप? तो हम लोग का भी जो रेंट चल रहा है 7,000 पाउंड पर मंथ, 7,000 पाउंड। प्लस खाली पाउंड नहीं है, वहाँ काउंसिल टैक्स है, अच्छा, बिजनेस रेट है, वैट है। तो उसके बाद आर्टिस्ट वहाँ, मतलब जैसे अपन इंडिया में सोचते हैं ना कौन जीएसटी भरेगा, कौन इनकम टैक्स, वहाँ वो एटीट्यूड नहीं है। वहाँ लोग आ जाएंगे और आपसे भरवा के ले लेंगे, और आपको जो पेनल्टी मारेंगे वो अलग। तो महीने का मतलब आप 7-8 लाख रुपए रेंट ही दे रहे हैं एक तरीके से? खाली रेंट ही 8-7 लाख दे रहे हो, और कैसा है कि उसके सामने इनकम भी आप पाउंड्स में ही कमा रहे हो। उधर वैसे प्रेफरेंस, जैसे गोरे लोग हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि मैं किसी गोरे जो टैटू आर्टिस्ट है उसी के पास जाऊं, या आते हैं इधर भी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जितने गोरों को देखा है ना, गोरों को खाली आर्ट से मतलब है। जो थोड़े बहुत आर्टिस्ट होंगे ना, वो खाली कल्चरल डिफरेंस की वजह से नहीं आएंगे आपके पास। बाकी 80 to 90% है ना, खाली आपके आर्ट की वजह से आते हैं आपके पास। आप सलमान खान और शाहरुख हो या आमिर, उनसे मतलब नहीं है उसको। आप एक्टिंग कितनी अच्छी कर सकते हो उससे मतलब है। तो उनके लिए ब्राउन स्किन टैटू बना रहा है, या शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक बार वहाँ पर इंडियंस का मैं बोल सकता हूँ कि चलो उनको ऐसा रहता है कि चलो अपन फॉरेनर से आके टैटू बना ले। बट जो गोरे हैं ना, उनके लिए तो भाई आर्ट इंपॉर्टेंट है।
उनको चाहिए कि आर्टिस्ट अपने को वो चाहिए जो एकदम तगड़ा काम करता हो। और गौरव का स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है वैसे टैटू को बनवाने को लेकर, कैसे कैसे जो फॉरेनर्स होते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड ये रहता है कि उनको आर्टिस्ट को समझना आना चाहिए। वो लोग आपकी साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। अगर उसको पता चल जाए कि उसका, जैसे आपको अगर एक्टिंग में कुछ कॉमेडी पसंद है तो आप कॉमेडी एक्टर को फॉलो करोगे, तो वो लोग अपने काइंड ऑफ प्रेफरेंस को फॉलो करते हैं। जैसे अगर अपना इंडियन स्टाइल है, अपन मंडाला बना रहे हैं, हम लोग लाइन आर्ट बना रहे हैं, हम गणपति बनाते हैं, हम शंकर भगवान बना रहे हैं, तो अगर उनको अपना आर्ट पसंद आया ना तो उसी तरह के लोग आपको फॉलो करेंगे वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपन घुस गए अभी इस दुकान में हमको जलेबी भी मिल रही है, कचौड़ी मिल रही है, पराठे भी मिल रहे हैं, वैसा नहीं है। पराठे कहाँ बेस्ट मिलते हैं वो खाली उसी को फॉलो करेंगे। तो आर्टिस्ट का वहाँ पर ये बहुत सही है कि अगर आपका कलर का काम अच्छा है तो आपको कलर वाला ही कस्टमर ज़्यादा मिलेगा, आपका लाइन का काम अच्छा है तो आपको लाइन वाले कस्टमर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। क्वालिटी की भी बात करें तो वहाँ पे लगता है कि अंग्रेजों के टैटूज को देख के कि कुछ बढ़िया काम इन्होंने कराया कहीं से, क्यों एज कम्पेयर टू हम थोड़े इंडियंस के टैटूज देखते हैं तो लगता है कि डिफरेंस कि भाई वहाँ पे लोग ज्यादा अच्छा टैटू बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कम बना रहे हैं। तो ये भी एक माइंडसेट है इंडिया के लोगों में। आप मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर इंस्पेक्टर्स आते हैं, इंस्पेक्शन होता है वहाँ पर। आप डायरेक्ट स्टूडियो नहीं खोल सकते, पैसा हुआ इसका मतलब ये नहीं डाला 2 करोड़ आया तो डाल दिया हमने स्टूडियो में। वहाँ पर कैसा है, आपको काउंसिल से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। आपका आपको जोन होता है हर एक जगह, तो जोन का काउंसिल होता है, वहाँ आपको डालना पड़ता है एप्लीकेशन। प्लस आपको जो स्टूडियो खोल रहे हो उस पर आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि आप यहाँ पर टैटू स्टूडियो खोल सकते हो क्या। तो इसका मतलब वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है A4 लाइसेंस, A1 A2 A3 A4। तो अगर आप मेडिकल काम कर रहे हो तो मेडिकल का डिस्पोजिशन होना चाहिए, ऑटोक्लेव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर का लाइसेंस होना चाहिए। मतलब आप एक स्टूडियो खोलने पे आप 6 लाइसेंस खाली हर साल रिन्यू कर रहे हो, और रिन्यूअल में आपके 5 लाख रुपये चले जाएंगे, क्योंकि इतने लॉज है, इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ पर टैटूइंग। तो जो आर्टिस्ट घुस भी रहा है ना, वो जब तक सीरियस नहीं होगा ना वो घुसेगा नहीं इस चीज़ के अंदर। वहाँ पर घर पे बैठ के टैटू बना रहे हो और किसी ने कंप्लेन कर दी ना, पुलिस आ जाएगी सीधा घर पे। और मैं थोड़ा अगर आपसे इक्विपमेंट्स की बात करूं कि वो कितने ऑफन चेंज होते हैं या वो एक ही रहता है, कैसा रहता है? इक्विपमेंट तो ऐसा होगा कि आप iPhone 11 यूज़ करो, 12 यूज़ करो या 16 यूज़ करो, एज लॉन्ग आपको मालूम है कि आपका मेन रीज़न क्या है उसको यूज़ करने का, व्हाट्सएप। बट आप खाली शोशा के लिए यूज़ करो तो हर महीने आपको मशीन चेंज करनी पड़ेगी। हर साल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बेटर हो रही है। मैं बोलता हूँ आप वन टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो कि अगले 3 साल तक आपको कहीं चेंज नहीं करना पड़े। तो हम लोग भी कम से कम हम लोग तो 2 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसको रोटरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, और उसमें आवाज़ नहीं आती है, ब्रशलेस एकदम मोटर है। बॉडी पे आप ऐसा आप चलाओगे भी ना तो आपको लगेगा नहीं मशीन चल रही है। अच्छा, फ़र्क पड़ता है ना भाई, आप एक रिक्शा में बैठो और एक भैया आप BMW में बैठो तो गड्ढे पे फ़र्क पड़ता है। पेनलेस होती है, पेनलेस कैसे? पेनलेस है, आप देखो, आप मशीनें जो आ रही है देखो, इतना पेनलेस नहीं है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। इतना है कि ओल्ड स्कूल मशीन और न्यू स्कूल मशीन में फ़र्क है। ओल्ड स्कूल अगर आपको 90% दर्द देता है, न्यू स्कूल 10%, अच्छा 20, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ बून टू द इंडस्ट्री। और वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, जो अच्छी इंक यूज़ कर रहे हैं। तो आपको 10 बार एक जगह पे घसने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में किया, आपको एक बार में रिजल्ट दिख रहा है। अब 4 बार करोगे तो 4 बार आपको सामने वाले को तकलीफ भी दे रहे हो आप। तो ये बहुत बेनिफिट है कि हम लोग जो वहाँ सीख रहे हैं लंदन में, वही चीज़ हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। हर 2-3 साल में हम टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, मगर उसके लिए ये देखना है कि आपको वो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो वर्थ है क्या। अगर नहीं है तो तब तक आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करो, बट अगर कोई अच्छी है, एकदम एक्सेल हो रही है, जैसे अभी कोई नई मोटर आ गई तो फिर हम नई मोटर वाली मशीन ले लेंगे। तो सर थोड़ा आप ये बताओ कि जैसे आपने बोला आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हो, फिर आप काम करते करते बॉम्बे तक कैसे आए और आपके बॉलीवुड कनेक्शन कैसे बने कि आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, मतलब वो कैसे पॉसिबल हो पाया? मेरे को लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट था टशन मूवी, अनिल कपूर। यस, तो मैं आया, मेरे दादाजी आ गए थे राजस्थान से, मेरे डैडी बॉम्बे से ही है और मैं 3rd जनरेशन बॉम्बे में। तो दादाजी आ गए थे अपने बचपन में, फिर उसके बाद मेरे डैड ने अपनी एजुकेशन यहाँ ख़त्म की, यहाँ ही शादी हो गई उनकी, और मैं फिर आया तो मेरी 3rd जनरेशन हो गई। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इतने साल में जब मैंने यहाँ स्कूलिंग की, कॉलेज किया, मेरे को नहीं मालूम था आज मैं आपके साथ बैठ के यहाँ बात करूँगा। ऑनेस्टली कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं टैटू आर्टिस्ट बनने वाला। मुझे आर्ट से बहुत प्यार है। अब मतलब बचपन से ही ड्राइंग कर रहा था,
राजस्थान जाता था, पुष्कर में मेरी मासी रहती थी, मैं उनको साथ जाता था, तो वहाँ पर मैं हिप्पीज़ लोग से बहुत मिलता था, गोरे लोगों से। और वो गोरे लोग मुझे ना बहुत फैसिनेट लगते थे यार, कान में बड़े बड़े पियर्सिंग, ऐसे बड़े बड़े ड्रेड लॉक्स। बोला यार क्या है यार, कितने कूल दिखते हैं ये लोग। आप समझ रहे हो, आप बच्चे हो यार, आप 10-12 साल के हो, आपको ऐसे सब लोग दिखते तो आप बहुत फैसिनेट करता है। या तो आप डर जाओगे या तो आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे। मोस्टली तो यही सोचते हैं यार ये बहुत नशे करता होगा, दूर चलो इनसे। हाँ, तो मैं बोला यार ये तो, और बोलो क्या पूरे दिन कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, पेंटिंग करते थे, तो मेरे को अंदर मेरे यार मस्त है। तो 10-12 साल से मैं उनको देखते आ रहा था। तो 10-12 साल मतलब आपका बचपन का दिमाग है ना बहुत फ्रेश होता है, आप फटाक से चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हो। आप साइकिलिंग सीखते हो तो बचपन में सीखते हो, स्विमिंग सीखते हो तो बचपन में सीखते हो, आप जो भी बचपन में सीखते हो, चाहे वो लैंग्वेज, आप फटाक से याद रखोगे और वो लॉन्ग टर्म रहता है। मैंने जब वो 8 से 8 सीखा ना, तब वो मैंने कॉलेज तक अपने कंटिन्यू किया। फिर मैं एक दिन वहाँ पर किसी से मिला जो टैटू बनाते थे, एंड बार्सिलोना से थी वो लीडिया। उसके साथ बैठ के मैंने उसको बोला कि मैं समर वेकेशन में मैं आऊँगा, अपन बैठ के सीखूँगा। सीखना चालू किया वहाँ से। सीखते सीखते फिर ऐसा हुआ कि कभी हार, मतलब ये नहीं सोचा कि ये भाई कौन है, अरे आप कौन है, अरे आप कौन हो। आप शाहरुख खान हो, अच्छी बात है। आप मेरे दोस्त हो, अच्छी बात है। आप मेरे दोस्त के दोस्त हो, अच्छी बात है। मैं आपको इक्वली ट्रीट कर रहा था। आपने मेरा नेचर अच्छा लगा, आपने बोला अरे यार मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं तेरे को हेल्प करूँ। मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। मैंने 2000 से लेके 10 लाख का टैटू बनाया है, बट कभी किसी को ऐसा ट्रीट नहीं होने दिया कि तेरा 2000 का टैटू तो तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और वहाँ से मेरा नेटवर्किंग बढ़ा, ये एक बहुत और अच्छी धीरे धीरे वहाँ से नेटवर्क बढ़ता गया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आप बिगर किसी को मिल के कैसे बोल सकते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जाओ, देखो, इंसान से मिलो, अरे शायद उसके पास ऐसी कोई बात हो जाए बोलने के लिए, आपको पूरा दिन चेंज कर दे, अपनी करियर चेंज कर दे आपकी लाइफ का। करेक्ट। अच्छा सर, जैसे बहुत से लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके स्टूडियो आना चाहते हैं, टैटू बनवाना चाह रहे हैं अगर, तो आपकी जो फीस है रेगुलर टैटू आर्टिस्ट से कितनी ज़्यादा है, कितनी अलग है? अगर मैं बात करूँ, अगर इस साइज़ का टैटू किसी को बनाना है यहाँ पे, तो कितना चार्ज करते हो आप? तो मेरा ऐसा है कि हम लोग 2 तरह से चार्ज करते हैं। या तो आप स्क्वायर इंच के हिसाब से चार्ज करते हैं, या हम लोग आवरली चार्ज करते हैं। कभी कभार लोगों को लगता है यार कि सर आप है ना ऐसा बड़ा साइज़ बोल रहे हो, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोलता फिर तू घंटे के हिसाब से दे दे। अगर तेरे को ये नहीं समझ में आया तो घंटे के हिसाब, तेरे लिए जो विन विन हो ना। तो या तो मतलब हमारे स्टूडियो चार्जेस जो है हमने इतना बेसिक रखा है, मतलब दूसरे आर्टिस्ट भी है, जैसे आप बाल कटाने, जो हर एक आर्टिस्ट का अपना अलग प्राइस होता है बाल काटने में। तो हमारे यहाँ पर चालू होता है 2000 रुपीज़ स्क्वायर इंच से 5000 रुपीज़ स्क्वायर इंच तक पर इंच का, या तो 10,000 और 25,000 रुपीज़ एन आवर। ऑलराइट। तो हर आर्टिस्ट अपना, कोई 10,000 रुपये घंटा भी चार्ज कर रहा है, कोई 15,000 भी चार्ज कर रहा है, कोई 25,000 रुपीज़ एन आवर चार्ज कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं पूरे महीने में 20 घंटा ही काम करता हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि बस महीने में 3-3, 4-4 लोग की सिटिंग कर दी, बस उतना ही करता हूँ। और आपकी, अगर आप टैटू बना रहे तो आपकी फीस क्या है? अगर 25,000 रुपीज़ एन आवर। आपकी मैक्सिमम रखा? मैं दिन में 6 घंटे ही काम करता हूँ। 6 घंटे में वैसा रहता है कि बस 4 घंटा 5 घंटा टैटूइंग करता हूँ, 1 घंटा रिलैक्स करता हूँ, ये कि आगे फ्यूचर में मुझे क्या आर्ट वर्क करना है। क्योंकि आर्ट ऐसा है कि ये कोई ATM मशीन नहीं है, या एक प्रोडक्शन हाउस तो है नहीं कि आपने इनपुट डाला और आउटपुट मिलता है आपको हर रोज़। आप आर्ट को है ना लिमिट उतना ही कर सकते हो जितना आप एक्सप्लॉइट नहीं करो अपने आप को, नहीं तो आपका हर आर्ट सेम दिखने लग जाएगा। और 10 लाख वाला टैटू कौन सा था आपका जॉब? फुल बता बैक ये पीस। सबसे महंगा है जितना? सबसे फुल बैक पीस किया था। कितने दिन में कंप्लीट हुआ था? तो मतलब 7 डेज 8 डेज अप्रॉक्सीमेटली। और उसमें कितने आर्टिस्ट लगे थे आपको मिला? 3, हम लोग 3 आर्टिस्ट थे। अच्छा। बैक टैटू था, एक नाइट था, मतलब उस बंदे का नाम भी मुझे याद है, डैनी है, वो यहाँ पर आया था। उनका तो याद रहना बनता भी है, 10 लाख रुपए दे कर रहे हैं आपको। डेंटल केयर करने आया था। वो डेंटल केयर करने आया था, और उसने मुझे बोला यार मेरे को पूरा ऐसा वॉरियर बनाना है बैक पे। और ही इज़ लाइक, मेरी फैमिली नाइट से बिलोंग करती है, जो किंग्स और क्वीन होते हैं ना नाइट्स इंग्लैंड में, वो उस पर बिलोंग करती है। तो उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, मैंने बोला ये तो हाइपर रियलिज्म है, इसमें तो टाइम लगेगा। मैं बोला कितना टाइम है आपके पास? तो बोलता था मैं अपने दांत का ट्रीटमेंट करा के रोज़ 1 घंटे में होता है, 1-2 घंटे में पूरे दिन आपके साथ बैठूंगा। वो आया था 15 दिन के यहाँ पर, उसने 7 दिन स्टूडियो में डाल दिया हमारे। भाई वो सोता कैसे होगा यार? भाई आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब आप आराम से देखोगे पोर्टफोलियो, आपको दिखेगा कि लोग एक बार जब अंदर बैठा लेते हैं ना कि मुझे करना है, तो उसको माउंट एवरेस्ट भी छोटा दिखता है। अंदर खाली फायर होनी चाहिए कि मुझे करना है, तब आपको दर्द वर्द कुछ समझ में नहीं आएगा। लोग यहाँ पूरा टैटू बनवा लेते हैं इतना बड़ा, यहाँ इतने बड़े टैटू आप देखोगे इंस्टाग्राम पे मेरे, इतने बड़े टैटू बनाए, फुल बाइसेप बनाई है,
पूरा ये टैटू बनाया, पूरा पाँव बनवा लिया है, रोएंगे और आपको दिखेगा, आपको रो रहा है आपके सामने, आंसू गिर रहे, चालू रहेंगे आप, करते रहो आप काम। इतनी स्ट्रांग विल पावर, मतलब वो होता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने अर्न किया ये चीज़। फोकट खाली पैसा खर्चा करने से अगर चीज़ें बनती थी ना तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता था। वो लोग को उस प्रोसेस से जाना है। मैंने क्या बोला, जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। तारीफ आपको ज़िंदगी में मिलेगी टैटू की, बट आपने जो 10 घंटे डाले ना टैटू बनाने में, आपको पता चलेगा कि हर इंसान नहीं कर पाएगा वो। तो विकास भाई, कौन सी ऐसी weirdest जगह है जहाँ पे आपने टैटू बनवाया हो किसी का, कोई आया हो भाई इस बॉडी जगह का पर? ऐसा पार्ट जहाँ आपको लगा हो यार यहाँ तो नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी मतलब आपने कैसा बनाया। क्या होता है, कभी कभार अभी आपने इतना भी देख लिया है इतने सालों में, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार ये पूरी बॉडी कैनवस है एक, तो आप किधर भी बोलो, पीछे बोलो, आगे बोलो, ऊपर बोलो, नीचे बोलो, जहाँ पर भी टैटू बनाना है बना देते हैं। उसके बाद एक फीलिंग नहीं रहती है उसको कि है ना, कि आपके दिमाग में आप सामने वाले की, अगर सामने वालों को आप कैसे समझा सकते हो कि फ्यूचर में आपको यहाँ टैटू बनवाना है, आप श्योर हो? वो बोलता है हाँ श्योर हूँ, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल क्या होना चाहिए, कल कितनी बार ऐसा भी होता है कि मैं आपको वाला बताता हूँ कि लड़कियाँ आती है, वो बोलती मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट पे टैटू चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड का नाम। अच्छा, तो मैंने बोला क्यों? तो बोलते नहीं, बिकॉज मैं उससे शादी कर रही हूँ और मेरा हस्बैंड बनने वाला है, तो जब मेरी फर्स्ट नाइट होगी तो वो दिखाऊंगी और वो देखेगा और मुझे मैं बोला अच्छी बात है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर वो ये भी बोलती है कि गलती से अगर मेरे हस्बैंड ने कभी फ़ोन करके पूछा आपके स्टूडियो में, तो बोलना आपके यहाँ से फीमेल टैटू आर्टिस्ट ने बनाया था ये। अच्छा, मतलब आप ये भी देखो ना कि लोगों को करवाना है शो, बट वो ये भी फील करते हैं कि अरे कोई कुछ बोलेगा तो फिर आप उसको प्लीज़ देख लेना। तो मैं उनको फिर एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हमारे इधर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, बस एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि ये मत कराओ आप। कोई गारंटी नहीं कि कल ये रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले बोल हैं। देते हो आप ऐसे, कोई जैसे बॉयफ्रेंड का नाम करवाने आया? कितनी बार बोल देता हूँ जब वो लोग करवाते हैं, मैंने कितने क्लाइंट को बोला है। बट क्या होता है, देखो डॉक्टर आओ ना आप डॉक्टर खाली एडवाइस दे सकता है, आप उनको कमांड नहीं दे सकते हो। आप जज नहीं कर सकते उनको, आप खाली बता सकते हो ये सही है, ये सही नहीं है। गलत कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो जब मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप प्राइवेट पार्ट पे आप टैटू बनवा रहे हो, आप ऐसे कोई भी जगह पे बनवा रहे हो जहाँ आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, तो वो लोग खुद डिक्लेरेशन लिखते हैं, खुद एक्सेप्ट करते हैं सब कुछ। फिर उसके बाद अब उनकी डेस्टिनी पे पर है। कुछ लोग ऐसा भी चल रहा है, जैसे टैटूइंग में बहुत ज़्यादा आ रहे लोग कि भी आंखों पे भी टैटू बनवा रहे हैं। सो हाउ डेलिकेट इज मेरे दैट स्टूडियो पे पार्ट? होता है आईबॉल टैटू। बनाया यस, आईबॉल आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करो, आपको दिखेगा बहुत सारे आईबॉल तो टैटू। उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आप? उसमें आपको ये है कि आपको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, आप 1 हफ्ते तक सनलाइट नहीं देख सकते डायरेक्ट, आपको आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं रोज़। और ये एक काइंड ऑफ रिबेलियस नेचर है लोगों का, और लोगों को दुनिया से अलग दिखना है। उनको लगता है बहुत कूल दिखते हैं। जिनको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ हटके करना है, तो लोग क्या करते हैं, लंबे बाल करते हैं, आईब्रो पियर्सिंग करवा देते हैं, सेप्टम पियर्सिंग कराते हैं, टंग पियर्सिंग कराते हैं, कुछ अलग दिखना है उनको। आपने भी नोज पियर्सिंग इसलिए करा रखी है? मैंने नोज पियर्सिंग इसलिए कराई क्योंकि मेरी मॉम है ना, बचपन से मेरी इंस्पिरेशन रही है, और मैं फेमिनिस्ट और मैं फेमिनिज्म को बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने नोज पियर्सिंग इसलिए कराई क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार जो लेफ्ट साइड होता है ना इंसान का, वो होता है पार्वती, और जो राइट होता है वो होता है शिव। तो जो लेफ्ट साइड था ना, दैट इज आदिशक्ति। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आदिशक्ति का। तो मैंने बोला यार मेरे को अपना लेफ्ट साइड को प्रमोट करना है, मैं लेफ्टी, तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में करा कि मेरी मॉम के भी लेफ्ट में ही था पियर्सिंग। और बिकॉज हम लोग राजस्थान से, तो श्रीनाथ जी अगर आप देखोगे, श्रीनाथ जी के भी नाक में पियर्सिंग रहता है। तो मैं बचपन से मैं उनकी ड्राइंग करता था मेरे घर में। अच्छा, तो मैं उनको देखता था तो उनके नाक में पियर्सिंग थी। तो बोलते ना कोई चीज़ें आपको, मेरे कान में नहीं करवाई मैंने, बट मेरे को नाक में बहुत पसंद है। ये बात मतलब आपके दिमाग में रही, मुझे बनाना आगे चल के। हाँ आगे वो मैंने बोलते मैनिफेस्टेशन किया था। कितनी बार मेरे लोग मेरे को आजू बाजू में कल्चर में, बट जिनने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था इस तरह से, मीन्स वो मेरे तरह के लोग हैं, वो ओपन माइंडेड है। मुझे उनको बताना नहीं पड़ता कि मैंने, मतलब मैं, अब मुझे कोई रिमार्क नहीं देता है, कोई सबको ये बोलता है यार आप पे बहुत सूट करता है ये। अच्छी बात, थैंक यू सो मच। शूट तो करता है। अच्छा भाई, सिंस यू आर एन आर्टिस्ट, आप कभी जज तो नहीं करते हो, बट कोई सेलिब्रिटी आपके पास टैटू आइडिया लेकर आया हो जो आपको लगा हो नहीं यार ये मत बनवाओ,
या मन में सोच लिया हो पर बना दिया हो आपने कि ये यार इसने क्या सोच के ये वाला आइडिया चूज करा है, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? ये अब ऐसा ऐसा सेलिब्रिटी तो होता ही है, बहुत सारा होता है कि कितनी बार होता है कि मतलब मतलब एक स्टोरी बता सकता हूँ मैं। रघु राजीव रोडीज, रघु राजीव और उनका एक पार्टनर है, तो उनने एक लोगो बनवाया था। यहाँ पर आप देखना मेरे प्रोफाइल पे है, जेड बनाया है, उनके ब्रांड का लोगो था। तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि अब मैं उनको बोला कि, मगर वो कैसा होता है कि देखो यू लिव इन द मोमेंट। अब वो मेरे पास आए वापस कवरअप करवाने के लिए, दोनों भाई। वो दोनों भाई बोलते हैं मुझे उसको कवरअप कराना है, बिकॉज उस टाइम जोश जोश में बनवा लिया उनने, अब कवरअप करवाना है उनको। ऐसा बहुत बार होता है। देखो दीपिका पादुकोण के साथ भी हुआ, टैटू बनाया उनने, उसको भी उनको लेज़र करके निकालना पड़ा। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी क्या करते हैं, बनाते हैं, बट उनको अपना काम है काउंसलिंग देना, उनको कंसल्टेशन देना। पर आप ये बोल पाते हो खुल के कि ये मत बनवाओ? बोल देने का ना, अभी क्या है उनको, आप ये अगर आप उनके हर बात में हाँ बोलोगे, जैसे जब हम मूवी का टैटू डिसाइड करते हैं या कोई क्लाइंट के साथ बैठ के डिसाइड करता हूँ, तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि आपका जो बोलना है वो सही है, बट मेरा बोलना ये है। अगर आप मेरा बोलना सुनोगे तो मुझे मालूम है फ्यूचर पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, पर अगर आप अपने बोलने से जाओगे तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ? करेक्ट। तो वो लोग, मैं उनको अपना पर्सनल एडवाइस देता हूँ, मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है तो उसको मैं शेयर करता हूँ उनके साथ। सही बात है। ऑल राइट भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी रहे हैं। नहीं भाई, आई एम वेरी वेरी मजा हैप्पी। आ गया भाई आपके साथ बात पता नहीं करके। चला कब 1 घंटा। नहीं भाई, एकदम सही, फुल और पावर। हम भी मोटिवेट हो गए भाई, आपकी सीटिंग के लिए हम टाइम लेंगे आपका नहीं जरूर। आओ मिलो, अपन तो बात करेंगे, चिल करेंगे साथ में यार। 100% भाई, 100%। मेरा तो ऐसा रहता है कि टैटू का मेरा बचपन से, मैं जब स्टार्ट किया था करियर, तो मैं एक लाइन बोलता था लोगों को, टैटू ऐसी चीज़ है, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ तो सोच समझ के बनाओ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइफ में आप कल आपके साथ धोखा हो जाए, आप बोलो यार बताया नहीं था पहले। सही बात। ये क्या चीज़ काट दिया। चलो दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। फिलहाल विकास भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप भी जाकर भाई के आर्ट को चेकआउट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट। और हम मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सोच समझ के टैटू बनवाइए, अच्छी हाइजीनिक जगह से ही अपने टैटू बनवाइए, क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल है। और हम मिलेंगे नए एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। चलो जी, see हर हर you, take महादेव। care। महादेव।